आज हम एक नए अध्याय के साथ मिले हैं जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। ये आपके कक्षा 9 के यानी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 में अंकित है। आइए पहले हम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म, उनकी कृतियाँ, उनका संघर्ष क्या है, कैसा है और वो किस धारा के कवि हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव था और सन 2000 में उनका देहांत हुआ था। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी उनकी प्रमुख एंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविता का मुख्य प्रतिपाद्य है। यानी कि उनकी कविताओं में हमें जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति की सौंदर्यता का वर्णन मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला भी है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का जीवन जो है अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त होता है। केदारनाथ अग्रवाल जी कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो है चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज ही आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों को भी असाधारण सौंदर्य के रूप में देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए अब हम केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित ये चंद्र गहना से लौटती बेर की कविता पढ़ते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटी गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। देखिए यहाँ पर चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में जो कवि किस तरह से मानवीकरण कर रहा है और किसका कर रहा है, प्रकृति का कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने चंद्र गहना से लौटते वक्त, चंद्र गहना एक गांव का नाम है और उसके दृश्य को वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। जो प्राकृतिक वर्णन है उन्होंने उसका यहाँ पर व्याख्या किया है, बताया है कि उन्होंने क्या क्या देखा है। और यहाँ पर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। यहाँ पे कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे चंद्र गहना नामक गांव घूमने गए हैं और जब वे वापस आ रहे हैं तो उन्हें रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहा है उस प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया है।
मेड़ पर इस खेत की बैठा। मेड़ मतलब क्या होती है? मेड़ मतलब होता है कि खेतों को जब मिट्टी के ही भाग से हम बांटते हैं तो उसे जो मिट्टी उठी हुई होती है उसको हम मेड़ कहते हैं। दो खेतों को बांटने का काम करती है ये, और यह जो है थोड़ी सी उठी हुई मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं मेड़। तो मेड़ पर बैठा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि? कवि यहाँ कहते हैं कि मैं चंद्रगहना गांव को देख लिया है। मैंने चंद्रगहना गांव को देख लिया है और अब इस खेत की मेड़ पर बैठकर दूर तक फैली हुई खेतों की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। इस मनोहारी दृश्य को मैं देख रहा हूँ। यह हरा ठिगना एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना। अचानक से उन्हें क्या दिखता है? चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण इन्होंने किया है और अब इस खेत की मेड़ पर बैठकर दूर तक फैली हुई खेतों की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। इस मनोहारी दृश्य को मैं देख रहा हूँ। यह हरा ठिगना एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना। अचानक से उन्हें क्या दिखता है? चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण इन्होंने किया है और वे कहते हैं कि एक बीते का, एक बीता क्या होता है कि जब हम अपने हथेलियों को फैलाते हैं और अंगूठे से लेकर हमारी छोटी उंगली तक जो दूरी होती है उसे हम एक बीता कहते हैं। ठीक है, तो एक बीते के बराबर यह हरा चना पौधे में लहलहा रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, छोटी गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। रंग फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दुल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी करने के लिए तैयार है। तो देखा आपने कि कवि ने किस तरीके से ठिगरे यानी छोटे से चने को उसके जो ऊपर मुरैठा उसके ऊपर बंधा हुआ है, जो गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है, वो किस तरह से लग रहा है? मुरैठे के समान लग रहा है। जैसे कि दूल्हा शादी में पगड़ी बांधकर खड़ा होता है, उस तरह से उन्हें यह प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे कितनी सुंदर मानवीकरण उन्होंने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब देखिए यहाँ पे इतने पौधों के बीच में एक छोटी सी अलसी का भी पौधा निकला हुआ है। तो कवि की नज़र उस अलसी पर पड़ती है और कवि ने अलसी को हठीली और पतली देह वाली बताया है और एक नायिका के रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर देखिए जो अलसी का पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, वो पतला दुबला सा ही पौधा होता है, लंबा होता है और लचीला इसलिए कि जब वो हवा के झोंके आते हैं, हवा बहती है तो वहाँ पर वो पौधा जो पतला दुबला सा है तो वो इधर से उधर झूलते हुए फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए उसे पतली देह की कहा है और कमर की लचीली कहा है। और ये इसमें देखिए आगे है, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। यहाँ पर अलसी का जो पौधा है उसके ऊपर एक नीले रंग का फूल रहता है। तो कैसे फूल खिलते हैं अलसी के? नीले रंग के फूल खिलते हैं यहाँ। और अलसी क्या कहती है इसमें आगे, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और यहाँ पे अलसी को नायिका रूप में बताते हुए वे कह रहे हैं कि अलसी कह रही है कि जो इस नीले रंग के फूल को छुएगा मैं उसको अपना हृदय दान में दे दूंगी। तो आइए फिर से इसका अर्थ देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। यहाँ पे अलसी को हठीली भी कहा है। हठीली मतलब जो हट करके, जिद करके खड़ी हो गई हो।
इतने पौधों में अलसी ने अपनी एक जगह निकाली है और वो जिद करके वहाँ पर निकल गई है, उग रही है। देह की पतली, कमर की है लचीली, वह शरीर से पतली दुबली है और कमर की लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर और नीले रंग के फूल को अपने सिर पर रख कर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। देखिए कितनी सुंदर कितना सुंदर मानवीकरण किया है कवि ने यहाँ पे, कि वो नायिका रूप में कह रही है कि इस फूल को जो भी छुएगा मैं उसको अपना हृदय दान दे दूंगी, अर्थात मैं उसका प्रेम स्वीकार कर लूंगी। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों के बारे में। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये कविता थोड़ी लंबी है और इसको जब हम टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ेंगे तब इसका जो है इसको हम समझ पाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे इसको टुकड़ों में बांट रखी हूँ और उसको मैं समझाती जा रही हूँ। थोड़ी लंबी कविता है, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल लगेगी और शब्दों का उच्चारण सही करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका अर्थ निकल जाएगा और आप उसके भावार्थ को लिख सकेंगे। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सरसों की तो बात, अभी हम लाइन वाइज अर्थ समझते हैं, ठीक है, इसके भावार्थ को बाद में समझेंगे, पहले एक सिंपल अर्थ समझते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, वह तो बहुत ही सयानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में आ रही है। पधारी मतलब ब्याह मंडप में आ गई है, ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो ब्याह मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। और हम सभी जानते हैं कि फागुन मास में हम फाग गाते हैं, यानी फागुन मास कब होता है, जब होली आती है, तो होली के समय में फाग गाया जाता है। तो उसी को ये बता रहे हैं कि चारों तरफ संगीतमय प्रकृति हो रखी है। तो आइए इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके बारे में हम समझते हैं कि जब सरसों का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसके फूल जो है बड़े बड़े और पीले रंग के हो जाते हैं और पक जाते हैं। उसी को इसमें प्रदर्शित करते हुए कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। वे कहते हैं कि सरसों का जो है पौधा है वह बहुत ही बढ़ चुका है और उन पर पीले पीले फूल खिल चुके हैं, हाथ पीले कर लिए हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथ की तरह लग रहे हैं, जो कि चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं? पीले रंग से चमक रहे हैं। सरसों की अर्थात सरसों की फसल क्या हो चुकी है? पक चुकी है। कवि कहते हैं कि ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। वे कहते हैं कि इन सरसों के पौधों को देखकर ऐसा लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन ब्याह मंडप में आ रही हो और प्रकृति उस मंडप में फागुन मास में फाग गाता हुआ सारे प्रकृति को संगीत में बना रखा है। अब देखिए आगे अग्रवाल जी क्या कहते हैं कविता में। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। देखिए यहाँ पर स्वयंवर का क्या अर्थ है। स्वयंवर में एक दुल्हन होती है और बहुत सारे दूल्हा बनकर आते हैं और उसमें से किसी एक को ही वरमाला पहनाई जाती है। दुल्हन जो है किसी एक को ही वरमाला पहनाती है। तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है
कि कहीं दूल्हा, कहीं दुल्हन और कहीं सरसों के पौधे पककर ब्याह मंडप में आ रहे हैं। उन्हें देखकर इन सबको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ स्वयंवर हो रहा हो। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि प्रकृति का यह जो नज़ारा है, मंजर है, वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ पर आए तो गांव से हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि दूर व्यापारिक नगर से, कि जो व्यापारिक नगर है यानी जो शहर है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। वहाँ की भी जो कंक्रीट वाली भूमि है वो भी प्रेम से भरी हुई है और उपजाऊ है। कवि गांव के प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते वे अपने शहर के आधुनिकता में खो गए, पर अचानक ही उनका ध्यान फिर से प्रकृति के इस सुंदरता पर पड़ता है। आगे वो क्या कहते हैं? और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पर कवि अग्रवाल जी कहते हैं कि पैरों के तले और पैरों के तले हैं एक पोखर। क्या बोलते हैं कि वो जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर पैरों के पास में एक चांद दिखाई दे रहा है, और उसका जो है जब आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देगा तो कैसा होगा? वो नीले रंग का। तो नीले रंग के तल में जो घास उगी हुई है, ले रही वो भी लहरिया, वो भी इन लहरियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरा रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता। अब देखिए आगे केदारनाथ अग्रवाल जी क्या कहते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता। तो यहाँ पे ये अब कहाँ से आ जाएगा चांदी का गोल खंभा? तो जो तालाब है उसमें जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, आपने भी देखा होगा कि जब पानी पर किरणें पड़ती हैं तो उसमें से एक चमकती हुई लाइन बनती है ना। उसमें से एक चमकती हुई जो लाइन बनती है उसी को यहाँ पर बोला गया है कि चांदी का बड़ा गोल खंभा, क्योंकि वो तालाब बड़ा है, उस पर एक बड़ी और लंबी लाइन पड़ रही होगी और वो बहुत तेज़ी में चमक रहा होगा। तो वो कैसा चमक रहा है? चांदी के जैसा चमक रहा है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, चांदी का चमकता हुआ बहुत गोल खंभा वहाँ पर है, आँख को है चमकाता, जो कि आँखों को बहुत ज़्यादा चमका रहा है, यानी उसकी जो चमक है वो आँखों को लग रही है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। आपने अक्सर ही देखा होगा कि तालाबों के किनारे कई पत्थर पड़े रहते हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, और बार बार उनके जो छोटी छोटी तरंगे हैं वो उठती हैं जल की, और वे उन पत्थरों को छूती हैं और छूकर फिर वापस आ जाती हैं। तो उन्हें देखिए कितना सुंदर मानवीकरण यहाँ पर कवि ने किया है। उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर, इन पत्थरों पर आते जाते जो पानी है वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ये चुपचाप यहाँ पड़े रहकर, कौन? पत्थर चुपचाप यहाँ पड़े रहकर पानी को पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, न जाने ये कितने समय से इसी तरह से यहाँ पड़े हुए हैं और पानी को पी रहे हैं, पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। इसमें आगे कहते हैं अग्रवाल जी कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में,
देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। देखिए, यहाँ पर जिस तालाब में कवि बैठे हुए हैं, जिनके पैरों के पास वो तालाब है जिसका भी वो वर्णन कर रहे थे, तो दूसरे पैरा में वो क्या कहते हैं कि चुप खड़ा बगुला दबाए टांग जल में। बगुला जो है उसी तालाब में अपनी पैरों को, टांग मतलब पैरों को डुबा कर खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मछली, चंचल मतलब बहुत ही चंचल है वो। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। जिस प्रकार ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, वैसे ही बगुला भी ऐसा लग रहा है जैसे कि निद्रा में है, एकदम ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। लेकिन देखते ही मीन चंचल, लेकिन चंचल मछली को देखते ही वह अपनी निद्रा को त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है, और वो क्या करता है? झटपट से, चट मतलब तुरंत, जल्दी से अपने चोंच में दबाकर अपने गले में डाल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। क्या कहते हैं? कहते हैं कवि कि एक काले माथ मतलब जो सर है, उस काले सर वाली चिड़िया जो है वे अपने सफ़ेद पंखों के झपाटे मार फौरन, यानी झपटे मार रही है, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। और वो क्या करती है? तुरंत ही फौरन उड़कर जल के हृदय पर झपट्टा मारती है। जल पर क्यों झपट्टा मारती है इसको हम आगे देखेंगे। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वह पक्षी क्या करती है कि जल में अपने चोंच को मारती है और उजली चटुल मछली यानी सफ़ेद चमकती हुई मछली को अपने चोंच में, कैसी चोंच में? पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। इसी में कवि आगे कहते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। देखिए आगे कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, यानी तालाब के पास जो बैठा हुआ हूँ, वहीं से भूमि, भूमि मतलब जो धरा है, धरती है, वो ऊपर की ओर उठी हुई है, ऊंची उठी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, तो वो जहाँ बैठे हुए हैं उसके बाद से ही भूमि क्या है? धीरे धीरे ऊपर हो रही है, उठी हुई है। रेल की पटरी गई है, जो ट्रेन है, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना था, तो उस ट्रेन के इंतज़ार में वो बैठे हुए थे। तो वो बोलते हैं कि रेल की पटरी गई है, तो ट्रेन की जो पटरी है, जो लाइन है, वो गई हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे ट्रेन का अभी टाइम नहीं हुआ है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, इसलिए मैं अभी आज़ाद हूँ, यानी अभी मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, जाना नहीं है, और मुझे अभी कहीं नहीं जाना, क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, ट्रेन अभी आई नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ और मुझे अभी कहीं नहीं जाना। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी तक तो उनको बहुत ही सुंदर सुंदर परिदृश्य दिख रहे थे, कहीं तालाब, कहीं पक्षी, कहीं बगुले, कहीं लहरियाँ, जल की लहरियाँ, हल्की हल्की तराने दिख रहे थे, कहीं ब्याह मंडप सजे हुए लग रहे थे। पर अब उनको किस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी,
कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। चित्रकूट एक जगह का नाम है, तो वहाँ की चौड़ी और कहीं ऊंची कहीं नीची जो पहाड़ियाँ हैं दूर दिशाओं तक फैली हैं, वो बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर, कैसी है वो भूमि? बांझ है, बंजर है, यानी वहाँ कोई पेड़ पौधा जहाँ न हो, कांटे हों। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई सुंदर दृश्य नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बंजर भूमि दिखाई दे रही है जिस पर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हुए हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। तो देखिए यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं। अभी तो बंजर जगह के बारे में, वहाँ के कटीले पेड़ों के बारे में वे बता रहे थे, तब तक उनको उसी में क्या सुनाई देता है? उनको सुग्गे, सुग्गे मतलब तोते का स्वर सुनाई देता है। टेंटे टेंटे तोते का की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर कवि को ऐसा लग रहा है कि कहीं से मीठा मीठा रस टपक रहा है। देखिए कवि ने लिखा है ना, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे, यानी कि सुग्गे का जो स्वर है, यानी तोते की जो आवाज़ है टेटे टेटे, वो मीठा मीठा रस टपका रहा है और वह सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिटो टिटो। वहीं पर सारस की ऊंची ऊंची स्वरें सुनाई दे रही हैं, जो कि वनस्थली यानी वन के स्थान को, यानी जो बिल्कुल सुनसान सा स्थान है, जगह है, उसके हृदय को चीरता हुआ सुनाई दे रहा है। और किस तरह की आवाज़ हो रही है? टिटो टिटो। देखिए आगे कवि कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। जहाँ पर जुगल मतलब दोनों सारस रहते हैं, यानी एक जोड़ी रहती है हरे खेत में, जिस खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे, यानी चुपके चुपके से मैं उनकी सच्ची जो प्रेम कहानी सुनाई जाती है वो सुन लूँ। और क्या मन कर रहा है? मैं सारस के साथ पंख फैलाकर उड़ जाऊं। शब्द अर्थ दिए हुए हैं और इन्हें आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि बिना शब्द अर्थ समझे ये कविता या कोई भी कविता समझ में नहीं आनी।